स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू की, जिसके अंदर हम जो 2022-23 का राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू है, ठीक है, उसको अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या उसमें इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन सी बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, और उन सबको डेटाज को याद करेंगे। सारे मार्कअप डेटा कर दिए हैं मैंने, ज़्यादा इतना रटने का नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, नंबर्स हैं, कुछ कुछ नंबर्स पूछ लेते हैं ये, जैसे पास्ट ईयर में आए हुए हैं उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम इनको देखेंगे। लेकिन पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले तो ये कि राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू कौन निकालता है, फिर इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक रिव्यू और बजट में क्या डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ एक्ट से आती है, और फिर कुछ जीडीपी, जीएनपी, ये आपने बेसिक जब इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने कवर किया होगा। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, क्विक रिवीजन ले लेंगे। उससे क्या होगा कि आप जब नीचे उन सब चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में, उसके जब डेटा को याद करोगे तो वो आपको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा याद करने में, तो बहुत ईज़ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2022-23। सबसे पहले कि कौन सी बॉडी इसको पब्लिश करती है, तो एज वी नो कि भाई जो डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, ठीक है, राजस्थान का डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, हर साल स्टेट असेंबली में जब बजट आता है, ठीक है, जब बजट को प्रेजेंट किया जाता है उससे जस्ट एक दिन पहले इकोनॉमिक रिव्यू को भी बताया जाता है। इकोनॉमिक रिव्यू में होता क्या है कि इकोनॉमिक रिव्यू में ये होता है कि जो आपका लास्ट ईयर का जो एस्टिमेटेड डेटा, आपने जब लास्ट ईयर बजट पास किया होगा तो क्या दिया होगा, एक एस्टिमेटेड डेटा दिया होगा। तो जो एस्टिमेटेड डेटा की जो एक्चुअल में कन्वर्जन होके आया है, ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू आई हैं, वो सारी की सारी इसमें क्या दी जाती हैं, इकोनॉमिक रिव्यू में दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भाई इकोनॉमिक रिव्यू कौन निकालता है, तो इसको याद रखेंगे कि डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद चलते हैं कि डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में। ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि जनरली ये मेंस में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, और मतलब प्री में तो इतना कुछ आएगा नहीं इसमें से, लेकिन आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रहने चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर का जो डेटा होता है, प्रीवियस ईयर ग्रोथ इंडिकेटर्स, ग्रोथ इंडिकेटर्स, ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा बोल सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक, या फिर बोल सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेटा, ठीक है। अब ये आता कहाँ से है, इसके कोई स्टैचुरी बैकिंग है या फिर जनरली हम इसको एक क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि उन्हें निकालना ही निकालना है, ज़रूरी है या नहीं है। तो 2016-17 से पहले ऐसा होता था कि कभी भी रेगुलर इकोनॉमिक सर्वे नहीं आता था, ना इंडिया में आता था ना ही राजस्थान में आता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद पहले सेंटर में रेगुलरिटी स्टार्ट हुई और उसके बाद स्टेट में रेगुलरिटी स्टार्ट हुई इसकी। तो फिर जब से निरंतर लगातार इकोनॉमिक सर्वे होता है, ठीक है। अब इसके पीछे कोई स्टैचुरी बैकिंग नहीं है, बस गवर्नमेंट, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो प्रोग्रेस दिखाने के लिए अपने कार्यकाल में जो प्रोग्रेस हुई है उनकी, ठीक है, ठीक है, उनके कार्यकाल में जो प्रोग्रेस हुई है उसको दिखाने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को लाया जाता है। अब बजट कहाँ से आता है, तो आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि सेंटर का बजट तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है, ठीक है। कितने में लिखा हुआ है, आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है सेंटर बजट, सेंटर का यानी पार्लियामेंट का बजट। तो बट स्टेट का बजट कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, देखेंगे कि भाई आर्टिकल 202 में लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेट का बजट कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 202 में लिखा हुआ है कि भाई हर स्टेट को एवरी ईयर एक बजट
पेश करना होगा, और उस बजट को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा? बनाने के लिए नहीं, उस बजट को प्रेजेंट करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रेजेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो ये कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेजेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो ये है गवर्नर। गवर्नर रेस्पॉन्सिबल होता है, गवर्नर ही ऑर्डर देता है किसको? रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को। जैसे राजस्थान में कौन सा डिपार्टमेंट था? डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो उसको जो डायरेक्टोरेट है, उसको गवर्नर ही इंस्ट्रक्शन देगा। वो बना के किसको देंगे? जो बजट होगा उसको बना के किसको देंगे? गवर्नर को देंगे, ठीक है। और गवर्नर जो ये डिपार्टमेंट है या इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्टर है, उनको बोलेगा कि ठीक है भाई, तुम इसको कल लेजिस्लेटिव असेंबली में मेरे लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करना, ठीक है, या डिस्प्ले करना है, बताना, ठीक है। तो गवर्नर इज रेस्पॉन्सिबल, कहने का मतलब यही है कि गवर्नर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब आ जाते हैं अपने पहले चैप्टर पर। पहला चैप्टर क्या है? ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमिक ट्रेंड, बृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी भी बोलता जाऊँगा साथ में, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं इस पहले चैप्टर में, पहली यूनिट में। उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है। मैं बता देता हूँ एक बार आपको। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या है? सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये तो पता ही है कि ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डील करती है बिहेवियर परफॉर्मेंस एट ऑफ इन इकोनॉमी एज ए होल, मतलब पूरी एक अर्थव्यवस्था जो बृहद रूप से देखेंगे हम, ठीक है। जैसे बृहद रूप में क्या आ गया? जैसे कोई भी बड़ी बाउंड्री, जैसे पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, या पूरी स्टेट हो गई, या पूरी कंट्री होगी, तो उसके अंदर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे उसका टोटल उत्पाद क्या है, जिसको जीडीपी बोल देते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, या वैल्यू एडिशन क्या है, ठीक है, या फिर जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कितना है, ठीक है, या प्रति व्यक्ति आय एज ए होल, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एज ए होल एवरेज यदि एक पर्सन की आय देखें तो कितनी होगी। तो ऐसे इन जो ये जो इंडिकेटर हैं इन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया। फिर और भी आगे हैं। तो सबसे पहले आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप सभी को पता है कि एक इकोनॉमी में यदि आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने जाते हो, ठीक है, आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने जाते हो, तो आपको कुछ जो प्रोडक्शन है उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वहाँ पे वर्क करते हैं उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में या मैन्युफैक्चरिंग करने में। उसमें जो चार चीज़ हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। आप कोई भी बिजनेस देख लेना, जब बिजनेस की शुरुआत होगी तो ये चारों चीज़ चाहिए ही चाहिए। इसमें एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ऊपर की बाकी तीन चीज़ों को लेके कंबाइन करके, ठीक है, कोई भी उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करता है या एक प्रोडक्शन यूनिट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो लैंड, आपको पता ही है लैंड क्या होती है? ज़मीन, जो ज़मीन है जिसके ऊपर कोई भी फैक्ट्री लगेगी या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी। लेबर चाहिए, लेबर क्या करेगी? लेबर काम करने के लिए जो भी लोग होंगे उन सबको लेबर बोल देते हैं, चाहे वो आपके वर्कर लेवल पे हों, मैनेजेरियल लेवल पे हों, सुपरवाइज़र लेवल पे हों, ठीक है, या फिर अपर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हों, तो उन सबको लेबर बोल, मतलब पूरा लेबर एज ए होल फैक्टर में गिन लिया जाता है। फिर कैपिटल, कैपिटल क्या होती है कि भाई मुझे मशीन खरीदनी है, मुझे बिजली का कनेक्शन लेना है, या मुझे कुछ और भी चीज़ लेनी है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो पैसा आएगा वो क्या आएगा? वो उसको क्या बोल देते हैं? अपन कैपिटल बोल देते हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? यहाँ पे उद्यमी, उद्यमी वो व्यक्ति है जो इन तीनों फैक्टर्स का यूज करके, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और अपने लिए क्या करता है? एक प्रॉफिट अर्न करता है। अपने लिए क्या करता है? प्रॉफिट अर्न करता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसका जो बेसिक मोटिव होता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, आप एक्स वाई जेड बिजनेस उठा लीजिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उसका जो बेसिक मोटिव है बिजनेस का, वो क्या होगा? प्रॉफिट गेन करना, प्रॉफिट अर्न करना या गेन करना, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। तो अब इसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने क्यों बताया, ठीक है, मैं इसलिए बताया कि जब आप जीडीपी की कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, तो जीडीपी की जब बेसिक कैलकुलेशन की जाती है सबसे सिंपल, तो उसको सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है।
ठीक है। तो वो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है कि ये जो चारों फैक्टर हैं, ठीक है, इनको जो जो पैसा दिया जा रहा है, इनमें जैसे लैंड है, लैंड को पैसा कैसे देंगे, मतलब लैंड खरीदने में, आपका भूमि खरीदने में, क्रय करने में कितना, ठीक है, पैसा लगा, ठीक है, कितने रुपीज़ लगे, ठीक है। एक मजदूर है, ठीक है, तो उसके बेजेस क्या हैं, वेजेज यानी मतलब उसका देय क्या है, उसको जो अपन पैसा देते हैं, ठीक है, वो क्या है, कैपिटल में कितनी मनी खर्च हुई है आपकी वो, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को टोटल कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, ये आपकी क्या मिलाती हैं, चारों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, फैक्टर कॉस्ट बनाती हैं। अब ये कहाँ काम आता है, आपकी जीडीपी की कैलकुलेशन में काम आता है, जीडीपी की, जीएनपी की, ठीक है, इन सब की कैलकुलेशन में काम आता है, ठीक। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जब आगे डेटा आएगा वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरी डेफिनेशन है हमारी फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस या मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट तो मैंने बता ही दिया कि जो टोटल वैल्यू इनपुट है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग में जो टोटल वैल्यू इनपुट दे रहे हैं, यानी जितना पैसा लग रहा है। अब वैल्यू इनपुट को तो क्या अलग अलग टर्म्स में तो नाप नहीं सकते, तो हम एक चीज़ में नाप लेते हैं कि भाई मनी के टर्म्स में लेके चलते हैं सारा, इनपुट भी और आउटपुट भी। एक हमेशा जो सबसे बड़ा यहाँ पे हम अजम्पशन लेते हैं वो ये लेते हैं कि हम जितना भी इनपुट और आउटपुट लेते हैं, सब उसको होमोजीनियस बनाने के लिए सब किसके टर्म में लेते हैं, मनी के टर्म्स में लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, टोटल वैल्यू ऑफ इनपुट दैट गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एक कोई भी चीज़ है, मान लो एक बिस्किट का पैकेट है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में जितनी लागत आई, ठीक है। अब लागत में कुछ मशीन की लागत भी होगी, ठीक है, कुछ जो बिस्किट बनाने वाला मजदूर है उसकी लागत भी होगी, ठीक है, कुछ प्रॉफिट भी होगा। किसका प्रॉफिट होगा, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी होगा। जो मशीन, ये फैक्ट्री जिस लैंड पे लगी हुई है उस लैंड का रेंट भी होगा, या फिर यदि वो ओन करता है तो जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट उसका लैंड की जो वैल्यू है उसका डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट आती है। अब फैक्टर कॉस्ट से क्या निकाला जाता है, फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइसेस निकाली जाती है। बेसिक प्राइसेस क्या होता है कि जब सरकार, मान लो आपको गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्सेस दे रही है, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लगा रही है आपके ऊपर, ठीक है, टैक्सेस लगा रही है। किसके ऊपर लगा रही है टैक्सेस, प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर क्या कौन कौन से टैक्स लग सकते हैं, जैसे मान लो कि भाई लैंड टैक्स हो गया, या फिर और दूसरे टैक्स हो गए, कोई रॉ मटेरियल आ रहा है उसका टैक्स हो गया, ठीक है। तो वो सब क्या हो गए आपके, जो प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर जो टैक्स लगते हैं इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस। अब जो प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं, जब इनको आपकी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब मान लो कोई गवर्नमेंट प्रोडक्शन के लिए टैक्स लगा रही है, तो प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी भी देती है। प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी कैसे याद रखोगे, जैसे एक स्कीम चल रही है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसमें ऐसा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आपने करंट में पढ़ा होगा कि कोई पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन तय कर दिया गया है कि इतना यूनिट यदि प्रोडक्शन करेंगे तो आपको सब्सिडी दी जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। करों में छूट दी जाएगी, मतलब टैक्सेस में छूट दी जाएगी, या फिर अलग से इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो आप टैक्स के रूप में पैसा भर रहे हैं उसको वापस किया जाएगा, ठीक है। तो जब हम बेसिक प्राइसेस निकालते हैं तो टैक्सेस तो जो हम दे रहे हैं, ठीक है, मान लो अब इसको ऐसे समझा देता हूँ मैं ईजी बनाने के लिए, कि कोई भी आपकी जो टोटल फैक्टर कॉस्ट आई वो 10 रुपये आई, फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्रोडक्शन टैक्सेस लगा दिए 5 रुपये, ठीक है। लेकिन टैक्स लगाने के बाद उन्होंने क्या बोला कि हाँ भाई तुमने हमारा टारगेट फुलफिल किया है, तो हम तुम्हें क्या दे देंगे, प्रोडक्शन सब्सिडीज़ दे देंगे। तो उन प्रोडक्शन सब्सिडीज़ दे दी 2 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी हो गई, 13 रुपये हो गई, ठीक है। तो ये जो 13 रुपये है ये क्या है, आपकी बेसिक प्राइसेस है। क्या है, बेसिक प्राइसेस है, ठीक है। मतलब जब भी आप मार्केट में जाके, ठीक है, आप मार्केट में जाके किसी चीज़ की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, किस किस टाइम पे देखेंगे, जब वो बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड हुई है, फैक्ट्री में जब मैन्युफैक्चर्ड हुई है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होता है, तो मार्केट में कोई चीज़ आ गई, मान लो, ठीक है, यही बिस्किट का पैकेट अब मार्केट में आ जाता है, तो अब उस बिस्किट के पैकेट के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया है, ठीक है, वो तो एक तो थे प्रोडक्शन टैक्सेस, बीच में क्या आ गए, इन फिर प्रोडक्शन टैक्सेस आ गए जो प्रोडक्शन के टाइम पे लग रहे हैं। एक होता है जब प्रोडक्ट पूरा बन के तैयार हो जाता है, फिर उसके ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, जैसे जीएसटी मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट टैक्सेस बोलते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाला टैक्स। और उसी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ सब्सिडी भी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा उसी में, ठीक है। मान लो कि भाई उन्होंने बोल दिया कि
कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, ठीक है। जैसे सब्सिडी का क्या बताऊँ कि मान लो कि ये मान लेते हैं कि फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है, उर्वरक खाद बीज हैं, खाद बीज है मान लो, ठीक है। तो खाद बीज में जनरली होता क्या है कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इसी तरह गवर्नमेंट फूड प्रोडक्ट है उन पे भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, अलग अलग जो फूड आइटम्स होते हैं उन पे। तो एक पूरा, अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन तो है नहीं मार्केट प्राइस, हम तो पूरी पूरी इकोनॉमी की एक ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जनरली जो बेसिक प्राइस होता है उस पर प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस उस प्रोडक्ट पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो नेट क्या आ जाएगी आपकी, जो प्राइस निकल के आएगी आपकी मार्केट प्राइस आएगी, ठीक है। उसको भी मतलब जैसे ऊपर मैंने समझाया वैसे कर सकते हैं। तो मार्केट प्राइस यहाँ से आपकी क्लियर हो गई कि मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइसेस क्या हैं, ठीक है। अब जब भी जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है आपकी इकोनॉमी में, ठीक है, जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है तो वो हमेशा क्या, किस पे कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन मार्केट प्राइस तक पहुंचने के लिए आपको पहले जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी पड़ती है, फिर आप प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज देखते हैं, फिर बेसिक प्राइसेस पे निकलती है, उसके बाद मार्केट प्राइसेस पे निकलती है, ठीक है। मार्केट प्राइसेस पे निकलने के बाद ही, ठीक है, आपकी एग्जैक्ट आपको टोटल क्या पता चलता है कि क्या सिनेरियो है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, टैक्सेस का क्या इफेक्ट पड़ रहा है जीडी के ऊपर, या सब्सिडी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है जीडीपी के ऊपर, वो सब चीज़ें हम इससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। आगे है जीडीपी और एनडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो भी आउटपुट है आप मनी के रेस्पेक्ट में लोगे, क्योंकि मान लो कि एक जगह तो ब्रेड बन रही है, दूसरी जगह कार बन रही है, ठीक है, या तीसरी जगह मान लो कोई सर्विस है, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं फैकल्टी है, कोई टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है। तो अब आउटपुट अलग अलग टर्म्स में आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग क्या आ रहे हैं, उनका रूप अलग अलग है, लेकिन उन सबको मेज़र करने के लिए एक कॉमन वैल्यू क्या है, मनी, ठीक है, कि हर चीज़ की वैल्यू है, पढ़ाने की वैल्यू है मनी के टर्म्स में, कार की वैल्यू है मनी के टर्म्स में, ब्रेड की वैल्यू है मनी के टर्म्स में, ठीक है। तो एक कॉमन जो चीज़ है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे, मनी। तो यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, जो मार्केट वैल्यू मनी के टर्म्स में होती है उसको, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको कैलकुलेट करते हैं, कंबाइन करते हैं और उसको क्या बोल देते हैं, जीडीपी बोल देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद का मतलब जैसे क्या है, मान लो कि इसको एक छोटे रूप में मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि 10 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्टर की हैं, एक एग्रीकल्चर की है आपके पास 10 फैक्ट्रियों में, ठीक है। एक मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब गेहूँ को साफ़ कर रही है, ठीक है, क्लीन कर रही है वीट को, ठीक है। एक आपकी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, एक आपकी कार या ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री है, ठीक है, और एक आपकी मान लो एटसेट्रा मान लेते हैं, चलो इसके बाद 10 हैं जो एटसेट्रा कोई अलग अलग डिपार्टमेंट की है, फर्टिलाइजर्स की है, माइनिंग की है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग। अब जो इनसे आउटपुट निकला, ठीक है, जो इनसे आउटपुट निकला उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद वो क्या आ जाता है, आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। ये प्लस इसमें कंडीशन क्या है, ये सारी की सारी जो 10 आपकी यूनिट हैं ये कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके इकोनॉमी के अंदर यानी आपकी डोमेस्टिक जो बाउंड्रीज हैं, डोमेस्टिक जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, जीडीपी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जीडीपी बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। इसकी डेफिनेशन है वो आप याद कर लीजिए। कभी कभी सीधी सीधी आरएएस के पेपर में प्रीलिम्स में सीधी सीधी डेफिनेशन पूछ लेता है कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या है या जीडीपी क्या है, व्हाट इज जीडीपी, एग्जैक्टली जीडीपी क्या है, और उसके अंदर आपसे ये डेफिनेशन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी, एक तो मार्केट वैल्यू याद रखनी कि मार्केट प्राइस याद रखनी है, दूसरा कहाँ पे आपकी कंट्री यानी एक डोमेस्टिक क्या है, टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है। और तीसरा मॉनेटरी वैल्यू, किसके फॉर्म में वैल्यू, मॉनेटरी के फॉर्म में वैल्यू। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेशन में वहाँ अगर पेपर में आ जाता है तो आपको ढूंढना है, ठीक है। फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपकी जो जीडीपी है, ठीक है, उसमें से जीडीपी में से, जीडीपी में तो क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। अब उसमें से कुछ आपकी जो फिक्स कैपिटल है उसका कंजम्पशन भी हुआ होगा। फिक्स कैपिटल जैसे मान लो फिक्स कैपिटल
का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो कोई मशीन है, ठीक है, वो मशीन आपकी बिस्कुट को बेक करने के काम में आती है, बिस्किट को क्या करने के काम आती है, बेक करने के यानी सेकने के काम आती है, ठीक है। अब उस मशीन की भी एक लाइफ होगी, उस मशीन की मान लो 10 साल की लाइफ है, तो हम उसका हर साल का जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी क्या करेंगे, 1/10 उसकी लाइफ को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। 1/10 उसकी लाइफ को रिड्यूस करते जाएंगे, क्योंकि 10 साल तक मतलब 10 साल उसकी टोटल लाइफ है, तो हर साल वो 10% उसकी लाइफ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब। और मशीन क्या थी यहाँ पे, फिक्स कैपिटल थी, मतलब क्या कि भाई आपकी जो फिक्स कैपिटल है उसका भी तो कंजम्पशन हो रहा है हर साल, प्रोडक्शन में जो फाइनल प्रोडक्शन आ रहा है उसमें जो आपकी फिक्स कैपिटल है उसका भी कंजम्पशन हो रहा है। तो जब आपकी जो जीडीपी यानी जो ग्रॉस वैल्यू है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जब उसमें से आप किसी भी फिक्स कैपिटल की कंजम्पशन की वैल्यू हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी आता है, ठीक है। अब एनडीपी को जनरली क्या होता है कि ये जो आपका कंजम्पशन ऑन फिक्स कैपिटल है, इसी को क्या बोल देते हैं अपन, डेप्रिसिएशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इस चीज़ को, डेप्रिसिएशन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट याद रखिएगा। जनरली डेप्रिसिएशन जब हम अभी आगे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है, आपके इकोनॉमिक सर्वे में इसका कुछ डेटा दिया हुआ है, पिछले आई थिंक 2018 या 16 में आरएएस ने प्रीलिम्स में पूछा भी था कि ये कितना है हमारा, ठीक है, तो इसको हम आगे अभी देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया जीडीपी और एनडीपी के बारे में थोड़ा। चलिए आगे अगली डेफिनेशन देखते हैं, बेस ईयर और करंट ईयर क्या होता है। तो जब जीडीपी इकोनॉमिक सर्वे आता है तो जीडीपी आती है आपकी कि भाई इस साल की जीडीपी इतनी रही, तो हमेशा देखना वो कुछ दो चीज़ों पे बात करते हैं कि भाई करंट जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है, ठीक है। मतलब करंट जीडीपी का मतलब है कि आपकी जो करंट ईयर है, ठीक है, जैसे मान लो कि 2000 जीडीपी के हमें जीडीपी देखनी है कितनी, 2022-23 की, ठीक है। तो इस ईयर पे जब हम जीडीपी देखते हैं तो जीडीपी को जब कंपेयर करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे, एक लास्ट ईयर के बेसिस पे करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के बेसिस पे करेंगे। तो प्रीवियस ईयर से इस साल आपकी जीडीपी कितनी ज़्यादा थी वो देखा जाएगा। तो देखा कि भाई पिछली साल से हमारी इस साल की जीडीपी 10% ज़्यादा थी, ठीक है। लेट से एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं ये, ठीक है, कितना ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 10% ज़्यादा थी। यदि एग्जैक्ट वैल्यू ले तो पिछली साल के मुकाबले राजस्थान की जो जीडीपी थी वो कितनी ज़्यादा थी, मान लो एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूँ, 16.64% ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी, 16.64% ज़्यादा थी, ठीक है। अब 16.64% जो ये है इसको अपन ने किस पे कैलकुलेट किया, 2021-22 की प्राइस पे कैलकुलेट किया, ठीक है। 21-22 मतलब पिछली साल के कंपेयर में इस साल जो जीडीपी की वैल्यू है वो इतनी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, करंट प्राइसेस बोलते हैं। करंट मतलब कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जीडीपी की क्या हो गई है, वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है, यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसी को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, करंट प्राइसेज या करंट जीडीपी, ठीक है। और करंट ईयर आपको पता ही है, जिस साल पे हम जीडीपी निकाल रहे हैं उसको करंट ईयर बोल देते हैं। लेकिन जब ये कैलकुलेशन की गई तो देखा गया कि भाई कुछ इंस्टेंसेस थे उस साल में, ठीक है, जैसे मान लो कि 2019-20 में हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, या 2021 में कैलकुलेट करनी थी हमें जीडीपी। तो 2019-20 में क्या आया था, कोविड-19, ठीक है। अब कोविड-19 आया तो क्या हुआ, प्रोडक्शन यूनिट्स थी वो क्या हो गई, सारी की सारी आपकी लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई, ठीक है। तो ऑफकोर्स की बात है, जब प्रोडक्शन यूनिट बंद हैं, प्रोडक्शन बंद है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो कुछ होगा ही नहीं, तो जीडीपी की जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या जाएगी, नीचे ही जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सब कब देखा गया, सिर्फ एक साल के अंदर अंदर देखा गया, ठीक है। मतलब कि जब हम करंट किसी ईयर में जीडीपी निकाल रहे हैं तो उस साल में कोई क्लैमिटी आ जाए, ठीक है, कोई भी आपदा आ जा रही है ऐसी, या कोई ऐसा घटना घट जा रही है जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इस जो ये इफेक्ट है ये क्या, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, एक साल तक का इफेक्ट है, ठीक है, 1 साल या 2 साल का इफेक्ट है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी क्या चलेगी, एकदम से डाउन चली गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए क्या तरीका निकाला गया कि हम एक ऐसे साल से कंपेयर करके देखते हैं जीडीपी को
ठीक है, एक ऐसे ईयर से कंपेयर करके देखते हैं जिसके अंदर कम से कम फ्लक्चुएशन हो। ठीक है, क्या हो, कम से कम फ्लक्चुएशन हो। तो हमने अपनी इकोनॉमी के लिए ऐसा ईयर क्या रखा, 2011-12 को रखा है। किसको रखा है, 2011-12 को रखा है। क्यों, क्योंकि इस साल क्या थे, सबसे कम फ्लक्चुएशन देखने को मिले, इकोनॉमी क्या थी, बिल्कुल एकदम नॉर्मल पेस पे चल रही थी। तो जब उसके मुकाबले हम हर साल की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उस बेस ईयर के मुकाबले जब हम हर साल की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो हमें हमारी इकोनॉमी की क्या पता चलती है, एग्जैक्ट, ठीक है, सिचुएशन पता चलती है। क्या पता चलती है, एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलती है। ठीक है, एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलती है कि भाई टोटल कितनी ग्रोथ है इतने लॉन्ग टर्म में, स्टेबल ग्रोथ पता चलती है। ग्रोथ कौन सी, स्टेबल ग्रोथ पता चलती है। एक साल में कोई ग्रोथ, आप एक साल के अंदर ना ग्रोथ बता सकते हैं ढंग से, ठीक है, कि कितनी कम हुई कितनी ज़्यादा हुई, क्योंकि हो सकता है कि उस साल कोविड-19 आ गया हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि हम ऐसे एक ऐसा ईयर लेते हैं जहाँ पे फ्लक्चुएशन सबसे कम होती है, और उस ईयर के बेसिस पे क्या किया जाता है, जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है। जो ईयर होता है इसी को क्या बोल देते हैं, बेस ईयर बोल दिया जाता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है, बेस ईयर बोल दिया जाता है। ठीक है, अब क्लैरिटी हो गई आपको कि बेस ईयर क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे होलसेल प्राइस इंडिकेटर है, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, इन सब के लिए भी, इन सब की कैलकुलेशन के लिए भी क्या किया जाता है, बेस ईयर को लिया जाता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं, ये आगे मैं अभी इसी में प्राइस स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊँगा, प्राइस स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊँगा आपको, प्राइसेस के बारे में पढ़ाऊँगा, तब आपको ये दोनों समझा दूँगा। ठीक है, इनका भी जो बेस ईयर है वो क्या है, 2011-12 ही है, ध्यान रखना। सीपीआई और यूपीआई का जो बेस ईयर है वो 2011-12 ही है। ठीक है, क्लैरिटी हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब जीएसडीपी और एनएसडीपी क्या है। जैसे जीडीपी मैंने बताया था कि पूरी इकोनॉमी के लिए हम क्या लेते हैं, जीडीपी लेते हैं। ठीक है, पूरी इकोनॉमी यानी कंट्री के लिए जीडीपी ले लेते हैं। ठीक है, तो वहीं ये जब स्टेट, स्टेट यानी जैसे राजस्थान एक राज्य है, ठीक है, या फिर मान लो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, हरियाणा एक राज्य है। जब किसी भी स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला जाता है, जब किसी भी स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला जाता है, मैं वही बाकी सब चीज़ें सेम ही है, वही मॉनेटरी की टर्म्स में, ठीक है, विद इन द बाउंड्री ऑफ क्या बोलते हैं, स्टेट। ठीक है, इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो इन सभी को क्या बोल देंगे अपन, मतलब बिल्कुल सेम है जीडीपी डेफिनेशन के। लेकिन बस क्या है, यहाँ पे जो बाउंड्री है वो किसकी बाउंड्री हो जाएगी, स्टेट की बाउंड्री हो जाएगी। किसकी बाउंड्री हो जाएगी, स्टेट की बाउंड्री हो जाएगी। और जीडीपी में हम जब कैलकुलेट कर रहे थे तो किसकी बाउंड्री ले रहे थे, नेशनल बाउंड्रीज ले रहे थे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इकोनॉमिक, ये पूरी जो डेफिनेशंस हैं ये आपको इकोनॉमिक सर्वे की एग्जैक्ट डेफिनेशंस है जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मुझे अच्छा कंसेप्ट मिला जो इस साल हो सकता है कि आपको आरएस के प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है एस्टिमेट्स ऑफ जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस, मतलब जब करंट प्राइसेस पे जीएसडीपी निकालते हैं, ठीक है, तो वो ओवर द टाइम, मतलब एक साल में क्या एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है, तो नहीं बताता है। क्या करता है, डू नॉट रिवील द एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। वो एक साल में यानी ओवर द टाइम वो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं बताता। क्यों नहीं बताता, उसके दो रीजन हैं। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ होती हैं कि चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ना हुई हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया हो। ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्शन कोई भी चीज़ हुआ तो आप क्या ले रहे हैं कि प्रोडक्शन का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, प्रोडक्शन वॉल्यूम इनटू प्राइसेस, ये दोनों चीज़ें लेते हैं ना आप जीडीपी निकालने के लिए। तो हो सकता है कि किसी साल क्या हो कि प्रोडक्शन की वॉल्यूम चेंज हो गया हो। ठीक है, या हो सकता है कि किसी साल क्या हो गई हो, किसी क्लैमिटी की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से, ठीक है, किसी शॉर्ट टर्म इफेक्ट की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो गई हो। ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट ने क्या बढ़ा दी, रेट्स बढ़ा दी, आपकी बैंक रेट बढ़ा दी, तो उसकी वजह से भी प्राइस इंक्रीज होगी। तो एग्जैक्ट क्या है, हमें सिनेरियो नहीं पता, इसीलिए जब करंट प्राइस पे जीएसडीपी निकालते हैं तो वो आपकी एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं बताता है। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। जीएसडीपी एनएसडीपी हो गया, वही सेम जीएसडीपी मैंने जैसे आपको बता दिया, ग्रॉस होता है, नेट होता है। जब ग्रॉस से नेट निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे आप, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, यानी आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट आता है जीडीपी के बाद कैलकुलेशन में, जीवीए। ठीक है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब
ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं।